साउथ दिल्ली में तजावुजात के खिलाफ एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। पहला मरहला 13 मई तक चलेगा, जिसमें एमबी रोड के आसपास के इलाके, कालिंदी कुंज मेन रोड पर कालिंदी कुंज से जामानगर पुलिस स्टेशन, श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला रेलवे स्टेशन, गांधी कैंप और शाहीन बाग जी ब्लॉक से जसूला समेत दीगर इलाकों में तजावुजात हटाए जाएंगे। इन्हदामी कार्रवाई के बारे में जुनूब और जनूबी मशरकी दिल्ली के डीसीपीज को खत रवाना कर दिया गया है। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों जसूला और सरिता विहार में चलाई जा रही इन्हदामी कार्रवाई को माकूल पुलिस बंदोबस्त न होने के सबब रद्द कर दिया गया था। प्लान हमने आज से 12-13 दिन पहले ये बनाया था और इसमें मेनली अभी इशू जो था वो पुलिस प्रोटेक्शन का था, लेकिन अब उन लोगों के साथ में बात हो गई है पुलिस अधिकारियों के साथ भी, और वो भी पॉजिटिवली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं हम लोग। और हमारी इस पहल पर पुलिस की तरफ से भी स्वीकृति है कि इसको हम सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट करें। और इस कड़ी में आज हमने अपना पहला प्रोग्राम जो शूटिंग रेंज रोड पर ऑर्गेनाइज किया है। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और लोगों को पता लगे देश के विकास में जो रोड़ा बनेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं, 1 इंच भी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई इफ एंड बट की कोई गुंजाइश हमने छोड़ी नहीं है। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना, आपसे ये जानना चाहेंगे, इन्हदामी कार्रवाई कई इलाकों में अब शुरू होने जा रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या उन इलाकों में पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस जारी किया गया है? देखिए, जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी, साउथ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी है और ये बताया जा रहा है कि 4 तारीख से लेकर 13 तारीख तक साउथ एमसीडी जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई करने वाली है, जिस तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ जी। तो ऐसे में आज सबसे पहले संगम विहार के इलाके में ये कार्रवाई होने वाली है और हमारी अभी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से भी बात हुई। उनका कहना है कि वहां पर पहले से बता दिया गया है कि इलीगल जो कार्रवाई है और इलीगल जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो सूचित जरूर वहां पर कर दिया गया है, क्योंकि लगातार एमसीडी अपनी कार्रवाई कर रही है बुलडोजर को लेकर, चाहे वो साउथ एमसीडी की बात करे, चाहे ईस्ट एमसीडी की बात करे या फिर नॉर्थ एमसीडी। क्योंकि सबसे पहले जिस तरीके से जहांगीरपुरी से बुलडोजर की जो कार्रवाई शुरू हुई थी और उस धीरे धीरे अब वो अन्य एमसीडी भी उस पर लगातार काम कर रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये एक नोटिस जारी किया गया है कि 4 तारीख से लेकर 13 तारीख तक साउथ एमसीडी अपनी लेकिन जहांगीरपुरी के लोगों का ये कहना था कि उन्हें कभी भी नोट्स जारी नहीं किया गया था। देखिए, अगर हम जहांगीरपुरी की बात करें तो वहां पर भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ साउथ नॉर्थ एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की थी। और ये सिर्फ जहांगीरपुरी के इंसिडेंट से, जो अध्यक्ष हैं हमारे दिल्ली बीजेपी के, उनका कहना है कि सिर्फ जहांगीरपुरी के इंसिडेंट से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि एमसीडी हमेशा से ही अपनी कार्रवाई लगातार करती रही है अवैध अतिक्रमण को लेकर जी। और वहां पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगाया, लेकिन अन्य जो एमसीडी है, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो या फिर साउथ हो, तो वहां पर पहले से बताया गया है और उसके बाद ये एमसीडी अब अपनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि इसको लेकर स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद ये सूचना दे दी गई है जी। रचना, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जहांगीरपुरी में पूरा का पूरा माहौल तशद्दुद में तब्दील हो गया, अब यहाँ का किस तरह के मनाजिर है? देखिए, अभी फिलहाल कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, समय दिया गया है और 12 बजे के बाद जब बुलडोजर वहां पहुंचेगा उसके बाद वो कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ निगम अपना काम करता रहा है और ऐसे में जब ये 12 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि किस तरीके का माहौल वहां पर रहेगा।
क्योंकि अभी सिर्फ वहां पर रोड एक तैयारी की जा रही है, 11 बजे से शुरू होगी और उसके बाद खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वहां पर पहुंचेंगे और उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई वहां पर शुरू होगी। बिल्कुल रचना, अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जाती है और माहौल किस तरह का बना रहेगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मुंबई के कुछ इलाकों में लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने पर एमएनएस कारकुनान ने हनुमान चालीसा बजाया। चारकोप में फजर की अजान के दौरान एमएनएस कारकुनान ने तेज और ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा बजाया। नेरवाल में भी मस्जिद के सामने एमएनएस कारकुनान ने हनुमान चालीसा बजाया। नेरवाल में ही एक मस्जिद के नजदीक हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश कर रहे एमएनएस कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुंबई से मुत्तसिल पनवेल इलाके में महानगर पालिका के दफ्तर के अकब में मौजूदा 3 मस्जिदों में आज लाउडस्पीकर से अजान नहीं दी गई। वहां भी पुलिस मुस्तैद है। मुंब्रा में भी मस्जिदों के आसपास पुलिस बड़ी तायनात में मौजूद है। मेरा रोज हालात पुरअमन है। ख्याल रहे कि लाउडस्पीकर पर एमएनएस की डेडलाइन मुकम्मल होने और राज ठाकरे की ताजा अपील के बाद महाराष्ट्र में इंतजामिया चौकस है। मुंबई के कुछ इलाकों में लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने पर एमएनएस कारकुनान ने हनुमान चालीसा बजाया। चारकोप में फजर की अजान के दौरान एमएनएस कारकुनान ने तेज और ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा बजाया। जिसके बाद पुलिस वहां पे पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है और कुछ अफराद को वहां पे हिरासत में भी लिया गया है। इसी ताल्लुक से संजय रावत का कहना है कि रियासत में अमन है, कोई एहतिजाज नहीं हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में गैर कानूनी तौर पर लाउडस्पीकर नहीं चलाया जा रहा है। पूरे देश में कानून बना है लाउडस्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें। और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। सफल होने के लिए शुरू होना चाहिए ना, सबसे पहले आंदोलन दिखना चाहिए ना। आंदोलन क्या होता है? जो मुद्दा ही नहीं है उसके ऊपर कोई आंदोलन करेगा तो आप उसे आंदोलन कैसे कह सकते हैं? महाराष्ट्र में इस प्रकार से कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है, तो आंदोलन का नौबत नहीं आ जाएगी किसी को। एक दिन का ये नौटंकी होती है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। वसीम अंसारी, आपसे इस वक्त के मनाजिर जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से राज ठाकरे ने अपनी बातें रखी थी ट्वीट के जरिए और पूरे महाराष्ट्र और देश को इस बात पर जोर दिया था कि अजान अगर होती है और नियमों का उल्लंघन होता है, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर वो हनुमान चालीसा बजाए। उसका असर कहीं ना कहीं दिखा, लेकिन जिस तरीके से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि पूरे महाराष्ट्र में उसके माहौल है खराब हो जाएगा, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ मनसे के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से कार्रवाई करते हुए उन पर एक्शन भी लिया। और जिस तरह से पुलिस के द्वारा नोटिस दी गई थी और कई जो कार्यकर्ता है मनसे के वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाया और कई लोगों को उन्होंने नजरबंद भी रखा था। इस वक्त मैं राज ठाकरे के घर के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राज ठाकरे के मिलने के लिए जो उनके नेता है वो यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं और जिस तरह से उनके साथ एक चर्चा की जाएगी कि इस पूरे मामले में आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरे मामले को कहीं ना कहीं राज ठाकरे मीडिया के सामने आकर अपनी भूमिका रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल 3 पेज का ट्वीट किया और खास बात है राज ठाकरे ने ये पूरे जो
स्टेटमेंट है हिंदी, इंग्लिश और मराठी यानी तीनों भाषाओं में रखा। तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरे देश भर में, और इसी तरीके से एक पूरा माहौल साफ तौर पे क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से खास करके गृह विभाग की तरफ से इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके से अब तक जो छुटपुट जो घटना है वो सामने आई है, लेकिन किसी भी तरह से बड़ी घटना सामने नहीं हुई। कुछ देर पहले जो हमारे सूत्र बता रहे हैं दिलीप वत्स पाटिल ने बात की है शरद पवार से, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का जायजा लिया, उस बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी गृह मंत्रालय ने कि किस तरह से पुलिस विभाग पूरे मामले पे नजर बनाए हुए है, किस तरह से उनके जो हर विभाग। वसीम अंसारी, ऐसे में संजय रावत का बयान भी आता है कि रियासत में अमन है, इस बयान को किस तरीके से लिया जा सकता है? देखिए, रियासत में अमन है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब तक जो घटनाएं हुई हैं सुबह 5 बजे करीब फजर की नमाज, और कई ऐसी मस्जिदें हैं जो उन्होंने कोर्ट के नियमों का पालन करते हुए सुबह 5 बजे लाउडस्पीकर पे अजान नहीं दी, या फिर दी तो जो डेसिबल डिसाइडेड किया गया था कोर्ट की तरफ से उसी आधार पे दी है। लेकिन पूरे मुद्दे पर अब भी जिस तरह से कुछ देर पहले राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया, उसमें बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो लगाया है, उसमें साफ तौर पर बताने की कोशिश की है कि बाला साहब ने उस दौरान कहा था कि रास्ते पर अगर उनकी सरकार आती है तो रास्ते पे नमाज बंद कर देंगे, और जिससे ये जो भोंगे यानी कि जो लाउड स्पीकर है वो नीचे आ जाएंगे। तो वो ट्वीट करके कहीं ना कहीं सरकार को बताने की कोशिश की जा रही है राज ठाकरे की तरफ से, और साथ ही ये बताने की कोशिश की जा रही है किस तरह से शिवसेना जब महाविकास आघाड़ी की सरकार में शामिल होती है, कांग्रेस एनसीपी के साथ शामिल होती है, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जब सीएम बनते हैं, और उसके बाद किस तरह से बाला साहब ठाकरे की उन बातों को अनदेखा किया जा रहा है। अब बातें इस मुद्दे के बाद ये होने लगी है कि शिवसेना की तरफ से एक बार ये कहा जा रहा है कि ये जो बाला साहब ठाकरे ने ये पूरा मुद्दा उठाया था, इसके बाद ही 2005 में कोर्ट का निर्देश आया, तो अब वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। और जहां तक सरकार की भूमिका है वो एकदम साफ है, संयम पूरी तरीके से बरतने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जितने भी पुलिस अधिकारी थे उन्हें अलर्ट रखा गया है, कई पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी गई थी। तो हर तरह की नजरें सरकार की तरफ से बना के रखी गई है, खास करके गृह विभाग की पूरी नजर इस पर बनी हुई है। बिल्कुल वसीम अंसारी, इंतजामिया की हर वक्त यही कोशिश रहती है कि माहौल जो वो साजगार रहे, पुरअमन रहे। इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 फिरकों के दरमियान हंगामा आराई के बाद अब तक 97 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। शहर के 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। तशद्दुदज़दा इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए मुतासर इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि हालात को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीर की रात देर गए जालवरी गेट के पास झंडा लगाने के मामले पर 2 फिरकों में झड़प हो गई थी और जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी। निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। रात की घटना होने के बाद में रात भर सब कुछ जो है क्रिया प्रतिक्रिया बातचीत होने के बाद में अगर सुबह शहर में 20 जगह घटनाएं होती है, इसका मतलब प्रशासन गंभीर नहीं था या किसी न किसी अदृश्य दबाव के तहत काम कर रहा था। कितने लोग इंजर्ड हुए अगर आपके पास? अभी आप देखिए शाम तक इस तरह की सूचियां आएंगी, छोटी मोटी चोटें लगे हुए सैकड़ों लोग होंगे जिनको चोटें आएंगी। अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए रंजन दावे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, आपसे जानना चाहेंगे जोधपुर में इस वक्त के किस तरह के हालात हैं? जी इंशा बताना चाहूँगा, जोधपुर में इस समय धारा 144 लगी हुई है, उसके साथ साथ 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मैं इस समय जोधपुर के भीतरी शहर इलाके उम्मेद चौक में आपके साथ मुखातिब हूं और यह तंग गलियों वाला क्षेत्र है। मेरे साथी कैमरामैन शेर सिंह से कहूँगा कि इस क्षेत्र को बताया जाए जहां तंग गलियां हैं, और इस शहर की बसावट में देखा जाए तो दोनों ही समुदायों के लोगों का सम्मिश्रण यहाँ रहता है। उसको लेकर के पुलिस का जाब्ता यहाँ मौजूद है। शांति बहाली के लिए अपील की गई है, लगातार आने जाने वालों पर नज़र रखी जा रही है। और तो और यहाँ जब कोई वाहन आता है पहले तो मना है, और अगर कोई आवश्यक सेवाओं से जुड़ा या
कोई आवश्यक कार्य के कारण बाहर निकल रहा है तो बाकायदा उनके नंबर ट्रेस किए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है और पूरी जानकारी होने के बाद, पुख्ता जानकारी होने के बाद ही उन्हें आने जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके सभी लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है। 10 थाना क्षेत्रों में लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी है। पुलिस और आरएसी के जवान लगातार इस तरह के प्रयास में लगे हैं कि किसी तरीके से कोई न्यूसेंस ना हो, किसी तरीके से कोई लापरवाही नहीं बरते। हम बात करेंगे, हमारे साथ में यहाँ के जो बीट प्रभारी उनसे बात करेंगे। क्या आदेश मिले हैं आपको, किस तरह की जांच कर रहे हैं आप? सर अभी जैसे निर्देश ऊपर से कर्फ्यू लगा हुआ इस क्षेत्र में और शांति बनाने के लोगों से अपील की है और सब यहाँ माहौल ठीक है। अभी तक इस प्रकार सब कोई अशांति नहीं है और ड्यूटी कर रहे हैं। जाने जाने वाले वाहन के नंबर है, क्यों जा रहा है, किस कारण जा रहे हैं, वो आवश्यक चीज़ को छोड़कर बाकी को घर में रहने के। उम्मेद चौक, मोहल्ला लाइकान, किली खाना, ये संवेदनशील क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, इसको लेकर? नहीं सर, ऐसा हमारे को ड्यूटी कर ऐसा कुछ नहीं, सब शांति का माहौल है सुबह से ड्यूटी। जी, जैसा कि बताया गया कि यहाँ शांति भरा माहौल है और ये माहौल ही स्थापना के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। कुछ लोग भी मेरे साथ में यहाँ खड़े हैं, हालांकि कर्फ्यू है, ये इनके पड़ोसी हैं, यहाँ घर के बाहर रहते हैं। क्या माहौल है यहाँ? सर यहाँ पे सब शांति है सर, है? सब शांति है। हम हमारे आपस में ही रहते हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा शांति है सर। ये 2 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है तो अब यहाँ क्या आप कर रहे हैं? हमारे यहाँ सब शांति का माहौल था सर। बाहर के जगह झगड़ा हुआ था तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो हमने ईद भी मनाई है, सब ने ईद मनाई है, सब कुछ किया है। हमने तीज भी बनाई है, हमने तीज वगैरह भी बनाई है। सारा शांति का माहौल है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इंशा के हालांकि माहौल एक बार की बिगड़ा जरूर था, लेकिन लगातार सभी ओर से अपील जारी की गई थी। समन्वित प्रयास करने का और समन्वित शांति स्थापित करने का जो प्रयास है वो यहाँ किया जा रहा है। अभी अभी जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र से पुलिस का बड़ा काफिला निकला है, जो 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू है वहाँ पेट्रोलिंग के लिए निकला है। जयपुर से जो एडीजी रैंक के अधिकारी हवा सिंह घुमरिया हैं, यहाँ डीसीपी वंदिता राणा। बिल्कुल रंजन, अब इस मामले में पुलिस ने 97 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और अब आने वाले वक्त में किस तरह की कार्रवाई होगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। और एक खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यह खबर इलाहाबाद से है। थरोई थाना में 5 अफराद के इज्तिमाई कत्ल का मामला पेश आया है। मुलजिमीन के साथ पुलिस का मुठभेड़, 3 बदमाश संगीन तौर पर जख्मी बदमाशों को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 23 अप्रैल को कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो ये खबर आपको इलाहाबाद से बताई जा रही है, जहां पर थरोई थाना में 5 अफराद के इज्तिमाई कत्ल का मामला पेश आया है। मुलजिमीन के साथ पुलिस का मुठभेड़, 3 बदमाश संगीन तौर पर जख्मी बदमाशों को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल ये वारदात 30 अप्रैल को पेश आई थी। कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था 30 अप्रैल को। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक आमिर, 5 अफराद के इज्तिमा का कत्ल, किस तरह से इस पूरी खबर को देख रहे हैं आप? इंशा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 22 और 23 अप्रैल की दरमियानी रात में इलाहाबाद के थरवाई थाना में खिराजपुर गांव है, वहां पर 5 लोगों का इज्तिमाई कत्ल हुआ था। जिन लोगों का कत्ल हुआ था उसमें एक मर्द को छोड़ के बाकी 4 अफराद जो थे वो खवातीन या बच्चे थे। इस तरह से एक और वारदात हुई थी जो 21 और 22 नवंबर को हुई थी और शहर के फाफा मोह में हुई थी। तो ये 2 इज्तिमाई कत्ल के पीछे किन लोगों का हाथ था, ये पुलिस उसका सुराग नहीं लगा पा रही थी। अब पुलिस ने ये दावा किया है कि उसने इस मामले में, यानी दोनों इज्तिमाई कत्ल के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसका दावा है कि ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो पुलिस तसादुम के बाद हुई है, पुलिस मुठभेड़ के बाद हुई है। ये जो पुलिस मुठभेड़ हुई है वो रात में हुई है और 7 लोगों के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसमें 3 लोगों को गोली लगी है इनकाउंटर में, यानी 3 बदमाश या डकैत जो पुलिस के मुताबिक कि उनको 3 लोगों को गोलियां लगी हैं पैरों में। अब तीनों को संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
पुलिस का ये भी कहना है इंशा कि ये जो गैंग है वो इंटर स्टेट गैंग है और इसका ताल्लुक बिहार और उत्तर प्रदेश से है। यानी गैंग के जो बाज अफराद हैं वो बिहार के भभुआ के रहने वाले हैं, सासाराम के हैं और भोजपुर के हैं। इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश के हैं वो मिर्जापुर, चुनाव और चुनार के हैं और फाफामऊ इलाहाबाद के हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि उसने एक बड़े इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश कर दिया है और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का ये भी कहना है कि गैंग में 13 अपराध हैं, जिनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 3 लोगों को गोली लगी है इनकाउंटर में, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है और इसी कामयाबी को देखते हुए योगी हुकूमत ने इलाहाबाद पुलिस को जो टीम थी जो इस ऑपरेशन में शामिल थी, 1 लाख रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान भी किया है। तो पुलिस इसे बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि जो पकड़े गए अफराद हैं उनके नाम क्या हैं और ये मुठभेड़ और ये इनकाउंटर कहां पर हुआ है। इंशा, चलिए आमिर, पुलिस इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी करार दे रही है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। शिवराज सिंह काबीना की अहम मीटिंग का आज भोपाल में इनेकाद होगा। मंत्रालय में होने वाली काबीना मीटिंग में 1 दर्जन से जायद अहम तजावीज को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। काबीना मीटिंग में किसानों को कोऑपरेटिव बैंक के 0% पर कर्ज दिए जाने की तजवीज को जारी रखे जाने को मंजूरी मिल सकती है। वहीं जबलपुर मेडिकल कॉलेज में सीटों के इजाफे की तजवीज पर भी गौर होगा। काबीना मीटिंग में कुसुम योजना के तहत 1250 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने की तजवीज को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ काबीना मीटिंग में सोनपुर में आपाशी स्कीम का निफाज और आबकारी पॉलिसी के पैरा 23 में तरमीम पर भी गौर किया जाएगा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, कई सारी तजावीज पर आज मंजूरी मिलने की उम्मीद, क्या कुछ तफसील? इंशा, काबीना मीटिंग बड़ी अहम है और अहम इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पूरी सियासत का महवर है वो किसान सियासत है और इसमें जो एक अहम पहलू है कि किसानों को जो लोन दिया जाएगा वो 0% पर दिया जाने की पहले पिछले साल हुकूमत ने तजवीज पेश की थी, लेकिन अब उस तजवीज को आगे कब तक जारी रखा जाएगा उस पर गौर किया जाएगा क्योंकि आइंदा साल मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने हैं और इस साल मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात और कारपोरेशन के इंतखाबात होने हैं। ऐसे में किसानों को साधना, किसानों को साथ लेकर चलना हुकूमत की मजबूरी भी है और जरूरत भी है। इसलिए हुकूमत जो बड़ा फैसला ले सकती है कि जो 0% इंटरेस्ट उनको जो कर्ज दिया जा रहा था उसको जारी रखा जाएगा और जारी रखने का फैसला कब तक होगा, आइंदा साल तक होगा या उसके आगे भी होगा, उसको जो लेकर फैसला किया जाएगा। और इसी के साथ जो है आबकारी पॉलिसी को लेकर जहां पर मध्य प्रदेश में खवातीन जो इसकी मुखालफत कर रही हैं वहीं पर हुकूमत ने इसकी जो पैरा 23 है उसमें तरमीम करने का फैसला किया कि अगर किसी एक दुकान पर शराब की जो है कोई स्टॉक मुहैया है तो उसको दूसरी दुकान में भी ट्रांसफर किया जाए। मेहताब आलम, तमाम तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। कई दिनों की शदीद गर्मी के बाद हैदराबाद के लोगों को आज सुबह राहत मिली। हैदराबाद समेत रियासत के कुछ हिस्सों में हल्के से बारिश हुई जिसकी वजह से दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। कई मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने कई मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की थी। जम्मू में भी बारिश होने से शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिली। शोपियां, टनमर्ग, बांडीपुरा, नौगाम समेत दीगर हिस्सों में बारिश हुई जिसकी वजह से दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई। कई मकामात पर तेज हवाएं और गर्ज के साथ बारिश भी हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।